तो आज स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 5, बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर है तुम्हारा, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। और आज की क्लास में बच्चों हम लोग डिस्कस करेंगे डिस्कवरी ऑफ सेल के बारे में, कि सेल की डिस्कवरी कैसे हुई है, और एक चीज होती है सेल थ्योरी। ठीक है, तो इन दोनों को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे आज की क्लास में। और हम स्लो चलेंगे, स्लो इन द सेंस बहुत स्लो भी नहीं, लेकिन हम ऐसे चलेंगे कि तुम्हारी बायोलॉजी क्लास में ही लर्न हो जाए और जगे रहना। ठीक है, आओ जरा देखो, शायद 8th में भी चैप्टर था सेल के बारे में। बताओ जरा क्या होता है फिर सेल, क्या बोलते हैं सेल के लिए? एक बहुत पेट सी लाइन है, वही बार बार हर क्लास में रिपीट होती है बेटा, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ, है ना। तो अरिहंत कह रहा है कि मैम हम लिख सकते हैं बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। इसका क्या मतलब है? हाँ जी, अगर हम ये कह रहे हैं कि मैम सेल जो है अपना बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ होता है, तो उसका क्या मतलब है ना। जैसे मैम एक दीवार को देखें, अगर वॉल को देखें, तो अगर वॉल में हम अंदर 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 जाएं, ये एक दीवार है और इस दीवार को हम अंदर तक देखें, तो मैम हम ये देखते हैं किस चीज की मिलके बनी हुई है। मैम इसमें बहुत सारी क्या लगी हुई है, इसमें लगी हुई है बहुत सारी ब्रिक्स। तो जिस तरीके से एक जो वॉल है वो ब्रिक्स से मिलकर बनी हुई है, इसी तरीके से मैम किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी, ऑर्गेनिज्म बोले तो अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म बोल रहे हैं तो वो किस किस के लिए यूज होता है वर्ड? प्लांट्स के लिए, एनिमल्स के लिए, कोई बैक्टीरिया भी हो सकता है मैम, कोई फंगस भी हो सकती है, और अमीबा वगैरह जैसे जैसे ये सब भी क्या होते हैं, ये भी सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। तो इसी तरीके से मैम जिस तरीके से ये एक दीवार जो है वो मिलकर बनी है छोटी 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 ईंटों के पीसेस से, इसी तरीके से मैम किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी है वो मिलकर बनती है इन छोटी यूनिट से। ठीक है, जिनको हम लोग क्या बोल रहे हैं? जिनको हम लोग बोल रहे हैं सेल। एक चीज और लिखते हो हमेशा सेल के बारे में, क्या लिखते हो? फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। फंडामेंटल का क्या मतलब होता है? फंडामेंटल का भी मतलब होता है मैम बेसिक, है ना, बेसिक। तो फंडामेंटल का मतलब है बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। एक चीज और बोलते हैं स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। इसका मतलब बताओ क्या है? तो ये थोड़ा सा बहुत ज्यादा डिस्कस इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये तुमने 8th क्लास में पढ़ा हुआ है। ठीक है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ का क्या मतलब है ये बताओ। तो ये चीज तुम्हें क्लियर है? एक तो दूर दूर बैठो, बातें मत करो, जब मैं पढ़ा रही हूँ मुझे यहाँ देखो, फोकस। ठीक है, क्या पूछ रहे थे? रीड हो गया था? तो 7th में पढ़ा होगा, 8th में पढ़ा था, उन्होंने पढ़ा था। तुम्हारे से जो पीछे वाला बैच था उन्होंने भी पढ़ा था, लास्ट ईयर वाले जो 10th में आए सर। चलो कोई बात नहीं, इट्स ओके। देखो नहीं था 8th में, चलो कोई बात नहीं, 7th में था, चलो अब पढ़ लेते हैं। ठीक है, देखो पहली चीज क्लियर है, बिल्डिंग ब्लॉक। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, कोई भी, वो सब किससे मिलके बने हैं? सेल से मिलके बने हैं। मैम जब आप लिविंग ऑर्गेनिज्म कह रहे हो तो उसमें कौन कौन आते हैं, है ना, बहुत सारी चीजों में कंफ्यूजन होता है, मैं लिख देती हूँ यहाँ पर सारी बातें। जब हम कह रहे हैं कि बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ, तो कौन कौन है लाइफ के अंदर? लाइफ किस किस के पास होती है मैम? प्लांट्स आते हैं इसमें, एनिमल्स आते हैं मैम, इसके अंदर तो मैम बैक्टीरिया भी आता है लाइफ में। तो और कौन आता है बच्चों लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर? फंगस आती है मैम, और प्रोटिस्टा वगैरह आते हैं ना। प्रोटिस्ट कौन होते हैं मैम? जैसे कि अमीबा वगैरह। अमीबा के बारे में सबने पढ़ा होगा, पढ़ा है कि नहीं? अमीबा इसका मेंबर है। ठीक है, धीरे धीरे जैसे आगे बढ़ेंगे हमें क्लियर हो जाएंगी चीजें। इसका मतलब सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे प्लांट, चाहे एनिमल, चाहे बैक्टीरिया, चाहे कोई प्रोटिस्ट, चाहे फंगस, सब में क्या है? बेसिक यूनिट सेल। सब किस चीज से मिलके बने हुए हैं मैम? सब कुछ सेल से मिलके बना हुआ है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है बच्चों कि इनको स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ क्यों बोल रहे हैं? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। मैम स्ट्रक्चरल तो इसलिए बोल रहे हैं कि जितनी भी लाइफ की फॉर्म्स हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, सब में ये प्रेजेंट है। चाहे मैं अपने आप को देख लूं, चाहे मैं तुम्हें देख लूं, चाहे मैं किसी ट्री का एग्जाम्पल ले लूं, चाहे मैं किसी बैक्टीरिया का एग्जाम्पल लूं, सब में बेसिक स्ट्रक्चर यूनिट क्या है? सेल। सेल से सेल एड ऑन होंगे, है ना। मेरी बॉडी में मिलियंस ऑफ सेल हैं, लेकिन सबसे छोटी चीज क्या है? सेल ही तो है। फंक्शनल यूनिट क्यों बोलते हैं बच्चों? देखो फंक्शनल यूनिट बोलने का एक मतलब होता है, फंक्शनल यूनिट का ये मतलब होता है एक सिंगल सेल। फॉर एग्जाम्पल ये कोई सिंगल सेल है, अभी एग्जाम्पल्स बाद में लेंगे, लेकिन तुम्हें पता है, बताओ कोई एग्जाम्पल ऐसा जो सिंगल सेल की फॉर्म में ही एग्जिस्ट करता है। सबको पता है कि एग्जाम्पल कौन है? अमीबा। सब बच्चों को पता है, बहुत बार पढ़ रखा है। ये देखो अकेली सेल है, तुम्हारी बॉडी में कितनी सेल है? मिलियंस ऑफ। ये अकेली सेल है, अकेली सेल सारे काम करती है।
है मैम, अकेली सेल सारे काम कैसे करती है बताना जरा। इसकी सेल की शेप कैसी होती थी अगर तुम्हें याद हो? कैसी शेप होती थी? इरेगुलर शेप मैम, ऐसा सा होता था भाई अमीबा, कोई शेप नहीं होती स्पेसिफिक, है ना, इस टाइप की उबड़ खाबड़ सी शेप होती थी, और सूडो पोड़िया बना के अंदर खींच लेता है खाने को, ये सब बातें पढ़ी है कभी? ठीक है, देखो यहां पर ये कह रहे हैं कि इसको फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ क्यों बोल रहे हैं? फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि एक सिंगल सेल सारे फंक्शंस कर सकती है। देख रहे हो तुम, परफॉर्म ऑल फंक्शंस। जैसे कि बताना जरा, कौन कौन से फंक्शंस ये कर सकती है? मैम ये खाना पीना भी खा सकती है, मैम ये सांस वांस भी ले रही है, रेस्पिरेशन भी तो कर रही है अकेले, और मैम ये एक्सक्रीशन भी कर रही है। देख रहे हो तुम, एक सिंगल सेल सारे काम कर ले रही है। तो तुम्हारी बॉडी में इतने सारे सेल्स की क्या जरूरत है? ठीक है, बताओ। ये वैसे तुम 10th में पढ़ोगे, क्योंकि हमारी बॉडी की सारी सेल्स जो हैं वो किसके कांटेक्ट में नहीं है? एयर के कांटेक्ट में नहीं है, एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में नहीं है। इसके लिए तो चीजें आसान है। अमीबा के लिए चीजें आसान क्यों है? क्योंकि मैम ये जहां पर पड़ा हुआ है ना पानी के अंदर, इसकी जो आउटर बाउंड्री है ये डायरेक्ट किसके कांटेक्ट में है? एनवायरमेंट के कांटेक्ट में। तो इसके लिए चीजें आसान है। मैम हमारी बॉडी के अंदर तो इतनी सेल है, अंदर अंदर जाके सेल्स हैं, वो डायरेक्ट कांटेक्ट में है ही नहीं एनवायरमेंट के। इसको ऑक्सीजन लेनी है तो ये डायरेक्ट ऑक्सीजन इस तरीके से ले लेगा, इसको फूड लेना है ये डायरेक्ट फूड ले लेगा, इसको कोई वेस्ट बाहर रिमूव करना है ये कर देगा। मैम हमारी बॉडी की सेल्स तो ऐसे नहीं कर सकती ना, इसलिए हमारे अंदर क्या है? सिस्टम्स हैं, जैसे एक्सक्रीटरी सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है ना, वो बात। तो देखो स्ट्रक्चरल यूनिट तो इसलिए कह रहे हैं, ये चीज सब बच्चों को क्लियर है, स्ट्रक्चरल यूनिट इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मैम हर चीज, सारी लाइफ की फॉर्म्स या सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म इसी से मिलकर बने, ये बेसिक चीज है। फंक्शनल क्यों कह रहे हैं? क्योंकि एक सिंगल सेल भी मैम सारे फंक्शंस परफॉर्म कर सकता है। सिंगल सेल कैन परफॉर्म ऑल इट्स फंक्शंस। समझ रहे हो? एक सिंगल सेल सारे फंक्शंस परफॉर्म कर सकता है, इसलिए इसको बोलते हैं फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, बेसिक। ठीक है, वो अलग बात है कि किसी के अंदर ज्यादा सेल होंगे, फिर उनके अंदर और अलग अलग टाइप की मॉडिफिकेशंस होंगी, तब जाके वो सारे फंक्शंस परफॉर्म कर पाते हैं। तो तुम्हें ये लिखना है बस सिंपली कि सेल को बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ कहते हैं, सेल इज फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, और सेल जो है वो है अपना स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। एक सेल जो है वो सारे के सारे फंक्शंस परफॉर्म कर सकती है, और एक सेल जो है वही सबसे ज्यादा बेसिक यूनिट बनाती है। ठीक है, ये आपने पहले भी बहुत बार लिखा हुआ है, पढ़ा हुआ है। ठीक है, इसको नोट कर लो जल्दी फटाफट। अब चलते हैं डिस्कवरी ऑफ सेल पे। तो शुरुआत वहीं से होती है बेसिकली। ठीक है, शुरुआत कहाँ से होती है? शुरुआत चैप्टर की होती है अपनी डिस्कवरी ऑफ सेल से। आ जाओ जरा। हाँ जी, एक साइंटिस्ट है, क्या नाम है? रॉबर्ट हुक है, हुके हुकी, क्या नाम है? रॉबर्ट हुक। ठीक है, ईयर कौन सा है? ईयर है 1665। बहुत पुरानी बात है, बहुत पुरानी। देखो कितने पहली बात है, बंदे का दिमाग देखो तुम। देखो ये कर कुछ और रहा था लेकिन हुआ इससे कुछ और। ध्यान से सुनो। रॉबर्ट हुक 1665 में इन्होंने क्या किया? इन्होंने एक अपने आप ना वो बनाए थे माइक्रोस्कोप्स, लिए लेंसेज, मैग्नीफाइंग लेंसेज। बेसिकली इनका इंटरेस्ट था लेंसेज बनाने में और चीजों को एक्सप्लोर करने में। तो इन्होंने ऐसे ही बाय चांस लैब में एक वो पड़ा हुआ था कॉर्क। कभी देखा है तुमने ढक्कन? किसी चीज पे इस टाइप का एक कॉर्क लगा रहता है, लकड़ी का कॉर्क कहते हैं, वाइन्स वगैरह की बॉटल्स पे रहता है, या ऐसी चीजों पे रहता है कि जिनको बहुत लंबे टाइम के लिए प्रिजर्व करना है। इस तरीके से कॉर्क, एक ढक्कन होता है लकड़ी का, वो लगा रहता है, ये कॉर्क है। तो इन्होंने क्या किया, लैब में से एक बॉटल पे से ये उठाया और इसका एक बहुत पतला सा पीस काटा, बहुत ही पतला, और उसको इस तरीके से अपने खुद के बनाए हुए माइक्रोस्कोप के नीचे रख के देखा। क्या किया इन्होंने? मैम रॉबर्ट हुक 1665 ईयर में क्या कर रहे थे? एक कॉर्क उठाई, कॉर्क का एक पतला सा पीस काटा और उस पीस को अपने द्वारा बनाए गए माइक्रोस्कोप के नीचे देख रहे थे। तो उन्हें कुछ ऐसा दिखा, हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर, जैसे मधुमक्खी का छत्ता होता है ना। ये देखो मधुमक्खी का छत्ता देखा है कभी किसी ने? इस तरीके से छोटे 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 कंपार्टमेंट्स होते हैं उसमें। ठीक है, ये क्या है? ये है लिटिल कंपार्टमेंट्स। तो ऐसा कुछ इन्हें देखने को मिला जब इन्होंने कॉर्क को काट के माइक्रोस्कोप के नीचे देखा। ध्यान से सुनो।
अब बच्चों ये कॉर्क मैम बनती कैसे है, ये भी दिया हुआ है, तुमसे सवाल स्कूल में भी पूछ सकते हैं कि कॉर्क बनती कैसे। बेसिकली बच्चों कॉर्क बनती है बार्क से। देखा है किसी पेड़ के तने पे एक पपड़ी सी होती है लकड़ी की जो बहुत इजीली उतर जाती है, ये क्या होती है, ये डेड होती है, डेड सेल्स होती हैं। सो इन्हीं डेड सेल से मिलके बनती है कॉर्क। ठीक है, तो तुमसे सवाल क्या आएगा कि डिस्कवरी कैसे हुई, पहली सेल की डिस्कवरी कैसे हुई। रॉबर्ट हुक जो है उन्होंने क्या किया, कॉर्क की एक पतली सी स्लाइस काटी, अपने बनाए हुए माइक्रोस्कोप के नीचे देखा और उन्हें कुछ ऐसा सा नजर आया, क्या, हनी कॉम लाइक स्ट्रक्चर उनको नजर आया। इन्होंने ये छोटे छोटे जो कंपार्टमेंट्स है बच्चों, इनको बोला कंपार्टमेंट या फिर बॉक्सेस, और इन्होंने एक स्पेशल नाम दिया उसी टाइम पे। इन्होंने जब ये देख लिया ना कि भाई छोटे 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 कुछ डब्बे जैसे हैं, तो इन्होंने इसको नाम दिया है सेल। ठीक है, देखो कितना पुराना नाम है, आज तक यही नाम चल रहा है, 1665 का दिया हुआ नाम आज तक चल रहा है। क्यों मैम, ऐसा क्या है इस नाम में, देखो इस नाम का जो मतलब है ना, ये एक लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है। लैटिन मैम ये कौन सी लैंग्वेज है, देखो लैटिन लैंग्वेज एक बहुत पुरानी लैंग्वेज है और ये एक डेड लैंग्वेज है। ध्यान से सुनो, लैटिन कैसी लैंग्वेज है, एक डेड लैंग्वेज है। कैसी मैम, डेड लैंग्वेज का क्या मतलब है, इसमें जो वर्ड्स पहले थे ना उनका मतलब जो पहले था वही आज है। इस लैंग्वेज में कोई भी चेंजेस नहीं आए हैं। इसका मतलब जो ये नाम है सेल, ये एक लैटिन वर्ड है और इसका मतलब होता है एक छोटा कमरा। तो देखो कितना परफेक्ट नाम दिया था रॉबर्ट हुक ने उस टाइम। छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स जो उनको दिखे इस कॉर्क के अंदर लेंस के माइक्रोस्कोप की हेल्प से, उनको नाम दिया था सेल। अब देखो एक ये स्पेशल टाइप की डिस्कवरी है बच्चों। मैम इसमें ऐसा क्या स्पेशल है, इसको कहते हैं सेरेंडिपिटी। ध्यान से सुनो, सेरेंडिपिटी क्या होती है मैम, सेरेंडिपिटी क्या होती है, ये होती है एक्सीडेंटल डिस्कवरी। तुम कर कुछ और रहे हो कुछ और गया। ध्यान से सुनो, क्या ये रॉबर्ट हुक सेल की डिस्कवरी करना चाह रहा था, तो पता भी नहीं था, ये तो अपना शौक पूरा कर रहा था। इसने तो माइक्रोस्कोप बना रखा था, ये उससे बस कुछ कुछ चेक करना चाह रहा था। तो ये तो बाय चांस हुआ इससे, नहीं तो सेल ही डिस्कवर ना होती। सोचो तुम, सेरेंडिपिटी होती है एक्सीडेंटल डिस्कवरी, तुम कर कुछ और रहे थे हो कुछ और गया। ठीक है, सो क्या कैसे डिस्कवरी है, डिस्कवरी आई होप सबको क्लियर है। रॉबर्ट हुक ने एक कॉर्क ली, कॉर्क का एक पतला सा पीस काटा, उस पीस को काट के माइक्रोस्कोप के नीचे रखा। माइक्रोस्कोप कैसा था, उसका खुद का बनाया हुआ था, सेल्फ मेड था, और फिर सेल्फ डिजाइन था। और फिर क्या देखा उसने मैम ऐसा मधुमक्खी के छत्ते जैसा स्ट्रक्चर देखा कि छोटे 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 कंपार्टमेंट्स बने हुए थे। हाँ जी, एक कंपार्टमेंट को क्या नाम दिया गया है, जल्दी बताओ, एक कंपार्टमेंट का क्या नाम है। एक कंपार्टमेंट को बोल रहे हैं छोटा बॉक्स या फिर छोटा कंपार्टमेंट, और उसका नाम है सेल। सेल, और देखो आज तक नाम चेंज नहीं हुआ है। हायर क्लासेस कहीं भी चले जाओ, MSc PhD, सेल सेल ही है, सेल का नाम चेंज नहीं हुआ है। मतलब परफेक्ट, क्योंकि उसका मीनिंग परफेक्ट है ना। क्या मीनिंग है, छोटा कमरा तो है ही, सबसे छोटी चीज है। ठीक है, तो ये डिस्कवरी और ये एक्सीडेंटल डिस्कवरी है। तो इसके बारे में तुम्हें कंप्लीटली लिखना है, लिखो लिखो, डिस्कवरी ऑफ सेल, डिस्कवरी ऑफ सेल, नोट साथ के साथ लिखते चलो। लिखो रॉबर्ट हुक, हेडिंग डालो डिस्कवरी ऑफ सेल। रॉबर्ट हुक इन 1665, ब्रैकेट में लिख लेना, रॉबर्ट हुक ब्रैकेट में लिखो, इन 1665 examined a thin slice of cork। रॉबर्ट हुक ब्रैकेट में लिखो, इन 1665 examined a thin slice of cork under self-designed microscope, under self-designed microscope, self-designed microscope, self-designed microscope। कॉर्क लिखो क्या होता है नेक्स्ट लाइन में। A cork is a substance, a cork is a substance which is obtained, a cork is a substance which is obtained from the bark of a tree. A cork is a substance which is obtained from the bark of the tree, which is obtained from the bark of the tree। bark क्या होती है, ये सबसे ऊपर वाली पपड़ी होती है जो
जो लकड़ी होती है बिल्कुल डेड सबसे ऊपर, जिसको आप इजीली क्या कर सकते हो, उतार सकते हो पेड़ पे से, वो बार्क है, ठीक है, डेड वुड होती है, डेड सेल्स होती है इसके अंदर। सेकंड पॉइंट लिखो कि क्या ऑब्जर्व किया, लिखो ही ऑब्जर्व्ड, सेकंड पॉइंट लिखिए डिस्कवरी में, ही ऑब्जर्व्ड honeycomb like structures, he observed honeycomb like structures, he observed honeycomb like structures under the microscope, under the microscope, honeycomb like structure under the microscope that was consisting of many little compartments or boxes, that was consisting of many little compartments or boxes, many little compartments or boxes, ठीक है, लिख लिया या छूट गया किसी का, लिख लिया। नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट पॉइंट है he called these boxes, he called these, या he called या named, he named या called these boxes as cell, और cell is a Latin word, Latin word का मतलब क्या होता है cell का, लिटिल रूम, लिटिल रूम, ठीक है। सो ये डिस्कवरी के बारे में ये सब पता होना चाहिए कि रॉबर्ट हुक ने 1665 में सेल की डिस्कवरी करी है। कैसे करी है, एक कॉर्क की थिन पतली सी स्लाइस काटी और अपने जो उन्होंने खुद एक माइक्रोस्कोप बनाया था उसके नीचे रखा। वो कर कुछ और रहे थे, वो तो अपने सिंपली माइक्रोस्कोप को देख रहे थे, बस बना रहे थे और चेक कर रहे थे चीज़ों को। तो उन्होंने देखा कि सेल भी कोई चीज़ होती है, और देखो कितना परफेक्ट नाम दिया है, कैसा छत्ता दिखाई दिया, हनी कॉम लाइक, मधुमक्खी के छत्ते जैसा, ठीक है। और एक एक जो कंपार्टमेंट था, एक एक जो छोटा छोटा बॉक्स है, ये छोटा छोटा कमरा है, इसको क्या बोला था, इसको मैम उन्होंने सेल बोला था। देखो ऐसा होता है हनी बी का जो वो होता है हाइव, है ना, तो बिल्कुल सेम इसी के जैसा है ये। डन। अब अगली चीज पढ़ लेते हैं। तो ये डिस्कवरी सबको क्लियर है ना, क्लियर है, साथ के साथ कर लेना इसको, इसमें कोई बहुत बड़ी वो नहीं है। आओ फर्स्ट एक्टिविटी पढ़ो, चलो बुक निकालो अपनी, बुक निकालिए फटाफट, साथ के साथ खत्म करते चलते हैं, और बस घर जाके डेली एक बार रिवाइज कर लो, 5-10 मिनट, चैप्टर फिनिश साथ के साथ। देखो एक्टिविटी में क्या बोल रहा है, मेरे साथ ही देख लो इधर, अपनी तुम बुक में देख लो, मैं यहाँ पढ़ रही हूँ। लेट अस टेक अ स्मॉल पीस फ्रॉम एन ऑनियन बल्ब, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ अ पेयर ऑफ फोर्सेप्स वी कैन पील ऑफ द स्किन कॉल्ड एपिडर्मिस फ्रॉम द कॉन्केव साइड और इनर साइड ऑफ द ऑनियन। देखो क्या बोल रहा है, देखो प्याज पता है ना कैसी होती है मैम, ऐसी होती है। प्याज के अंदर कौन सा पार्ट खाते हैं, लीव्स खाते हैं हम, जो हम प्याज के अंदर खा रहे हैं वो क्या है, वो लीव्स है। ऐसी होती है ना ऑनियन, ये क्या होती हैं, ये जो मैम हम खाते हैं ना प्याज में, जो जो लोग प्याज खाते हैं वो मॉडिफाइड लीव्स होती हैं। और ये देखो ये होती है छुटकी सी स्टेम, जो काट के फेंक देते हैं ना एक साइड, ये स्टेम होती है। और ये देखो ये रूट्स, रूट लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, एडवेंटिशियस रूट्स कहते हैं इनको, ठीक है। तुम्हें इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बस तुम्हें इससे लेना देना है। मैम ये बल्ब क्या है, बल्ब मतलब ऐसा ट्यूबलाइट जैसा बल्ब। देखो फ्रूट, स्टेम जब मॉडिफाई होती है ना, इनके टाइप्स होते हैं, जैसे आलू, आलू जो है ना उसको ट्यूबर कहते हैं, वो ट्यूबर टाइप ऑफ फूड है। अदरक जैसे राइजोम है, ठीक है। तो बल्ब भी ऐसा ही एक नाम है, किस चीज का, बल्ब भी एक ऐसा ही नाम है बच्चों, स्टेम मॉडिफिकेशन का। तुम्हें नहीं कुछ करना, तुम्हें इसलिए बता रही हूँ ताकि तुम्हें इस वर्ड से डर ना लगे कि मैम ये है क्या बल्ब, क्या ऐसा ही बल्ब है क्या जैसे घरों में होता है, नहीं। ये स्टेम जब मॉडिफाई होती है ना, काम कुछ और करना है, कर कुछ और रही है, तो फिर ऐसे ऐसे नाम हम लोग दे देते हैं। तो बल्ब जो है वो क्या है, ये इस टाइप का फ्रूट टाइप है जिसमें जो स्टेम है वो मॉडिफाइड रहती है अपनी, ठीक है। अब इधर आओ, तुम्हें बोला क्या इसने, उसने तुम्हें ये बोला है कि भाई एक प्याज का क्या लेना है, पील ऑफ कर लो, छील लो उसको, और तुम क्या करो एक पीस ले लो इस तरीके से, ये एक पीस है। एक तुमने क्या करी, एक मैम लीफ निकाल ली, एक क्या बोलते हैं एक पीस निकाल लिया उसका, है ना, ऐसे होते हैं ना प्याज जिसको खाते हैं, ठीक है। ये है ओनियन पीस। अब देखो जरा, अब क्या करना है ये बताओ, कॉनकेव और कॉन्वेक्स साइड कौन सी होती है, तुम्हें पानी पीना है,
नहीं, खांसी हो रही है तुम्हें? बाहर जाके पी लो, बाहर भी रखा हुआ है। नहीं, हाँ जी बताओ जरा। कॉनकेव और कॉन्वेक्स दो साइड्स होती हैं। चम्मच देखिए घर वाली, जिसमें खाना रखते हो वो कौन सी साइड है? जिसमें खाना रखा होता है वो केव है। जो भूलता है वो सुन लो, एक गुफा सी बन रही है ना, देखो अंदर क्या बन रहा है। केव क्या होती है? गुफा। तो जिस साइड गुफा बने, ये तो पिछली साइड है ना, ये तो खुली साइड है, जिस साइड गुफा बनती है उसको हम लोग बोलते हैं कॉनकेव साइड। कॉनकेव साइड। और ये पीछे वाली साइड कौन सी होती है बच्चों? ये होती है कॉन्वेक्स साइड। तो वो तुम्हें कह रहा है, तुमने देखी भी होगी, जब प्याज खाते हैं ना, एक पन्नी सी रहती है ना, एक हल्का सा ट्रांसपेरेंट कलर की पन्नी टाइप की, उसको ही कह रहा है ये। उसको क्या बोल रहा है? उसको ये बोल रहा है स्किन। देख रहे हैं यहाँ लिखा हुआ है, पील ऑफ द स्किन फ्रॉम कॉनकेव साइड। इस कॉनकेव साइड से ये जो स्किन है इसको उतार लो। और ये स्किन होती क्या है? जो पन्नी सी होती है वो प्याज के अंदर, वो एपिडर्मिस होती है बेसिकली। एपिडर्मिस मतलब मैम, एपिडर्मिस का मतलब क्या है? एपिडर्मिस का मतलब तुम्हारी बॉडी में स्किन है ना, ऐसी इसी तरीके से प्लांट्स के अंदर भी आउटर कवरिंग को क्या बोलते हैं? एपिडर्मिस। तो ये इसकी कवरिंग हो गई, ये एपिडर्मिस है। अब वो आगे क्या बोल रहा है? आगे ये कह रहा है दिस लेयर कैन बी पुट इमीडिएटली इन अ वॉच ग्लास कंटेनिंग वाटर। क्यों? एक्टिविटी में से कैसे सवाल आते हैं मैम? वैसे तो स्कूलों में पढ़ाती नहीं है, लेकिन अगर पढ़ाएं तो सवाल कैसे आते हैं? सवाल ऐसे आते हैं कि इस एक्सपेरिमेंट को करते टाइम किस किस चीज का ध्यान रखना चाहिए। तो देखो पहली प्रिकॉशंस आ गई है यहाँ पर। जैसे ही बच्चों आप क्या कर रहे हो, जैसे ही आप इसकी स्किन उतार रहे हो ना, आपने एक प्याज का वो लिया पीस, उसमें से आपने उसकी स्किन को फोर्सेप्स से खींचा, और तो किस में रखना है उसको? वॉच ग्लास। कांच की एक कटोरी टाइप की होती है। पहले उसमें क्या करोगे? पहले उसमें रखो पानी, और उस पानी के अंदर इसको ट्रांसफर कर दो। क्यों ट्रांसफर कर रहे हैं बताओ जल्दी? हाँ जी, क्या जरूरत है? ये एपिडर्मिस की जो लेयर उतारी है इसको पानी में क्यों ट्रांसफर कर रहे हैं मैम? अगर पानी, सेल्स है ना मैम, सेल्स डिहाइड्रेट नहीं हो जाएंगी मैम? सेल्स को तो पानी चाहिए ना। अगर सेल्स को अच्छी कंडीशन में रखना है तो क्या करना पड़ता है मैम? उनको पानी में रखना पड़ेगा। सो देखो क्यों, दिस विल प्रिवेंट द पील फ्रॉम गेटिंग फोल्डेड और गेटिंग ड्राई। डिहाइड्रेशन से बचाने के लिए। अगर मैम हम पानी में नहीं रखेंगे ना तो क्या होगा? क्या हो जाएगी? ड्राई हो जाएगी, और बिल्कुल ऐसे श्रिंक हो जाएगी। फिर क्या एक्सपेरिमेंट करोगे? अब तुम एक्सपेरिमेंट करने क्या जा रहे हो? तुम एक्सपेरिमेंट ये करना चाह रहे हो, तुम ये देखना चाह रहे हो कि यार प्लांट की सेल दिखती कैसे है। तुमने सेल की डिस्कवरी पढ़ ली, अब तुम ये देखना चाह रहे हो यार सेल दिखाओ ना, सेल दिखती कैसी है। तो तुम ऑनियन की हेल्प से ये देख रहे हो कि सेल कैसी दिखती है। ध्यान से सुनो, व्हाट डू यू फील विद दिस, व्हाट डू वी डू विद दिस पील। देखो क्या कर रहे हैं। लेट अस टेक अ ग्लास स्लाइड। ग्लास स्लाइड सबने देखी होगी, कैसी होती है ग्लास स्लाइड? जल्दी बताओ। ऐसी होती है, ये है ग्लास स्लाइड। वो कह रहा है ग्लास स्लाइड ले लो। फिर क्या कह रहा है? पुट अ ड्रॉप ऑफ वाटर ऑन इट। इस पे भी क्या करना है भाई? इस पे भी पानी रखो। ये ग्लास स्लाइड है, इस पे थोड़ा सा रख लो पानी। फिर क्या बोल रहा है? ट्रांसफर अ स्मॉल पीस ऑफ पील फ्रॉम वॉच ग्लास टू द साइड। अब यहां से पील को कहां लेकर आ जाओ? वॉच ग्लास के ऊपर, जिसपे पानी रखा हुआ है थोड़ा सा। ये नहीं कि पानी की बाढ़ ला दी, इतना पानी, 2-3 ड्रॉप्स, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है वो बच्चों? मेक श्योर दैट द पील इज परफेक्टली फ्लैट। हाँ जी, वाई? क्या जरूरत है मैम? अगर ऐसे उठा के ब्रश गोल गोल घुमा के पील को यहां लेकर आए, क्या दिक्कत है? क्या होगा अगर बिल्कुल तुमने फोल्ड कर दी है? मैम डैमेज नहीं, फिर दिखे अच्छे से नहीं दिखेंगे ना। तुमने इतनी पतली सी लेयर निकाल ली है सेल्स की, तो उसको फ्लैट रखो ताकि बहुत अच्छी क्या हो? विजिबिलिटी हो। जो माइक्रोस्कोप के नीचे देखोगे तो तुम्हें परफेक्ट दिखें सेल्स। समझ रहे हो? तो ये रीजन है यहाँ पर। देखो कौन सा ब्रश यूज करना है। थिन कैमल हेयर पेंट ब्रश माइट बी नेसेसरी टू हेल्प ट्रांसफर द पील। नाउ वी पुट अ ड्रॉप ऑफ सेफ्रन इन सोल्यूशन ऑन दिस पीस फॉलोड बाय अ कवर स्लिप। हाँ जी, ये क्यों डाल रहे हैं बताओ जल्दी? एक तुमने यहां पर वो चीज डाली है सेफ्रन इन सोल्यूशन। क्या है ये? कोई बताएगा मुझे? रेडिश पिंक कलर की डाई। देखा नहीं वो डाई वाले के यहाँ गए हो कभी मम्मी के साथ? दुपट्टे डाई करवाते हैं, कुछ कुछ डाई करवाते रहते हैं, है ना। ये इसी तरीके से लैब में ये डाई होती है, कलर्स होते हैं। अगर किसी चीज को कलर देना है और बहुत अच्छे से देखना है माइक्रोस्कोप के नीचे, तो कलर करना पड़ता है, नहीं तो कैसा दिखेगा? अजीब सा ही दिखेगा, ब्लैक एंड व्हाइट टाइप। तो हम क्या करते हैं, चीज़ों को कलर कर लेते हैं ताकि हमें अच्छी विजिबिलिटी बन जाए, हमारी अच्छे से दिख जाए चीज़ें। तो यहाँ तुमने सेफ्रन इन डाल दिया है। सेफ्रन इन डाई का कलर होता है रेडिश पिंक।
बहुत अलग अलग कलर की डाई आगे पढ़ेंगे इसी चैप्टर में, जैसे मिथाइन ब्लू है, मिथाइलिन ब्लू, वो ब्लू कलर देती है, ये कौन सा कलर देगी, रेडिश पिंक, तो तुमने ये डाल दिया। टेक केयर टू अवॉइड एयर बबल्स वाइल पुटिंग द कवर स्लिप। हाँ जी, कवर स्लिप कौन बताएगा मुझे क्या होती है? मैम एक छोटी सी होती है, कैसी, रेक्टेंगल होती है, स्क्वायर होती है कवर स्लिप? स्लाइड तो रेक्टेंगल है, लेकिन कवर स्लिप कैसी होती है, ऐसी सी होती है, स्क्वायर टाइप। ध्यान से सुनो, अभी तुमसे दोबारा से पूछ रही हूँ सारी, कोई जल्दी नहीं है, आराम आराम से पढ़ लो। कवर स्लिप लगा दिए ऊपर से, अभी सारे स्टेप एक बार दोबारा से वो कर लेंगे। कवर स्लिप लगा दी, कवर स्लिप इस तरीके से लगानी है धीरे 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 कि बबल्स ना आए। अगर यहाँ पर बबल्स आएंगे तो क्या दिक्कत होगी, माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो बहुत मैम कुछ ज्यादा अच्छे से दिखेगा नहीं, इसलिए अवॉइड करना है कि यहाँ पर बबल्स ना आए, ये दूसरा प्रिकॉशन है। आस्क योर टीचर टू हेल्प, फॉर हेल्प, टीचर ही हेल्प कर रहे हैं। वी हैव प्रिपेयर्ड अ टेम्परेरी माउंट ऑफ द ऑनियन पील, वी कैन ऑब्जर्व दिस स्लाइड अंडर लो पावर फॉलोड बाय हाई पावर ऑफ अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ठीक है, बताओ जरा क्या एक्टिविटी है, इसको माइक्रोस्कोप के नीचे चलो देख लेते हैं, पहले कंप्लीट कर लेते हैं, फिर एक बार पूरा का पूरा देख लेते हैं क्या पढ़ा है। हाँ जी, अब तुमने इस स्लाइड को उठा के यहाँ रख दिया स्टेज के ऊपर, ये एक माइक्रोस्कोप का स्टेज होता है जहां पर तुम स्लाइड को रखते हो। जब तुमने प्याज की स्लाइड इस माइक्रोस्कोप के अंदर देखी तो तुम्हें ऐसा कुछ दिखा, क्या दिख रहा है ये? मैम ये तो हेक्सागोनल टाइप की सेल्स दिख रही हैं। कौन सी शेप है सेल्स की? ऐसी सेल्स दिखी तुम्हें, इसका मतलब तुम्हें यहां पर थोड़ा सा आइडिया लग गया है कि अच्छा सेल्स ऐसी होती है प्याज की। ठीक है, सेंटर में एक न्यूक्लियस और ऐसी सी दिख रही हैं। ये दो लेयर्स क्यों दिख रही हैं, बताना जरा, इतना तो पढ़ ही रखा है बेसिक, बताइए जल्दी, ये दो क्यों दिख रही हैं? एक सेल मेम्ब्रेन है, एक सेल वॉल है, और सेंटर में क्या है, ये न्यूक्लियस है मैम, ये सेल वॉल है मैम सबसे बाहर, और जो अपनी अंदर वाली ये है अपनी सेल मेम्ब्रेन। तो ऐसी दिख रही है तुम्हें प्लांट की सेल अंडर द माइक्रोस्कोप, समझे? और ऐसी शेप होती है, हेक्सागोनल होती है हल्की सी। जो एनिमल्स की सेल होती है वो ऑलमोस्ट ओवल होती हैं, ठीक है, और इनकी कैसी होती हैं, ये हेक्सागोनल होती है, इसलिए ऐसी बनाई है। ध्यान से सुनो, एक्टिविटी क्या है? एक्टिविटी मैम आसान है, कुछ नहीं है। हमने प्याज ली, प्याज में से हमने एक वो निकाला, उसका ऑनियन का जो बल्ब है, ठीक है, उसकी एक पीस निकाल लिया, एक पीस निकाल के कॉन्केव साइड पर जो पन्नी टाइप की होती है ना, स्किन होती है, उसको पील ऑफ कर लिया मैम, उसको बाहर निकाल लिया, वो एपिडर्मिस है बेसिकली। हम देखना चाह रहे हैं कि सेल्स कैसी दिखती हैं, है ना, हमने आज तक सेल को देखा नहीं, तो हम एक्सपेरिमेंट करना चाह रहे हैं, तो हमने एक्सपेरिमेंट कर लिया। एक्सपेरिमेंट कैसे किया है? वो पील निकाल के एक वॉच ग्लास में पानी ले लो, उसमें डाल दो। हाँ जी, पानी में क्यों ट्रांसफर कर रहे हैं उस पील को? ताकि वो ड्राई ना हो जाए, वो डिहाइड्रेट ना हो जाए। हमें फ्रेश सैंपल चाहिए जिसमें नमी हो, सेल्स अच्छे से प्रॉपरली बिछ जाएं, है ना, ऐसे समझ लो, या पील तुम्हारी अच्छे से स्प्रेड हो जाए स्लाइड के ऊपर। फिर तुमने क्या किया है मैम, एक स्लाइड ली है, स्लाइड के ऊपर हल्का सा पानी डाला है, 2-3 बूंद, फिर हमने अपना ये सैंपल उसके ऊपर ट्रांसफर किया है, फिर हमने सॉल्यूशन डाला है टू कलर, है ना, क्योंकि मैम अगर हम ये नॉर्मल सैंपल पानी के नीचे देखेंगे ना ग्लिसरीन के साथ, तो ब्लैक एंड व्हाइट दिखेगा, हमने कलर कर दिया है उसको ताकि हमें प्रॉपरली दिखे सेल्स। तो तुमने क्या किया, यहाँ पर कलर डाल के क्या कर दिया उसके ऊपर लगा दिया हमने कवर स्लिप। कवर स्लिप लगाते टाइम क्या प्रिकॉशन रखना है मैम? प्रॉपरली रखना है, बबल्स नहीं बननी चाहिए, बबल्स बनेंगे तो दिक्कत होगी सैंपल को देखने में। कवर स्लिप एक छोटी सी होती है कांच की, स्क्वायर, ये जो बनाई है ना ऊपर, इतनी बड़ी होती है स्लाइड के कंपैरिजन में, उसको ढकते हैं। क्यों ढक रहे हैं कवर स्लिप से? भाई माइक्रोस्कोप के नीचे रखोगे, अगर माइक्रोस्कोप तुमने इतना तेज घुमा दिया कि धड़ाम, ताकि तुम्हें आइडिया रहे कि सैंपल है नीचे और कवर स्लिप ऊपर है, ताकि तुम जब माइक्रोस्कोप की सेटिंग करो तो प्रॉपरली करो आराम से, ठीक है, इसलिए। और सैंपल इधर उधर भी ना जाए, क्योंकि तुम्हारे पानी भी है, तुम्हारे उसमें डाई भी है, सॉल्यूशन भी है, तो वो इधर उधर ना जाए, इसलिए तुम उसको प्रॉपरली क्या कर दिया, तुमने कवर कर दिया, फिक्स कर दिया एक तरीके से, ठीक है। तो तुम लिखो जरा एक्टिविटी 5.1, एक्टिविटी 5.1 क्या लिखोगे इसमें, क्या देखना चाह रहे हैं इसमें? बस ये लिख लो, सेल्स ऑफ ऑनियन, कैप्शन लिख लो पहले इसका, सेल्स ऑफ ऑनियन अंडर द माइक्रोस्कोप, सेल्स ऑफ ऑनियन
अंडर द माइक्रोस्कोप, सेल्स ऑफ ऑनियन अंडर द माइक्रोस्कोप। अनियन की जो सेल्स हैं वो कैसी दिख रही हैं अंडर द माइक्रोस्कोप। ये डायग्राम बना लो। तो वो तो तुम्हारे उसमें देते होंगे ना, उसमें प्रैक्टिकल वाले पार्ट में। पढ़ लेना बुक से, बुक से लिखवाने का मुझे फायदा लगता नहीं है, बुक तो पढ़ोगे ही। हाँ तो इसलिए नहीं लिखवाती हूँ ना, इसलिए पढ़वाती ज़रूर हूँ, ताकि ये नहीं कि बिल्कुल फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं जी। पढ़वाने का मोटिव यही है। मैं तुम्हें यहाँ पे 1 घंटा ये एक्टिविटी लिखवाऊँ, ये तुम्हें लग रहा है कोई सेंसफुल? बताओ, मैं तुम्हें यहाँ पर एक्टिविटी लिखवाऊँ, लग रहा है कुछ लॉजिक? नहीं। समझा दो, प्रिकॉशंस लिखवा दो, सब कुछ लिखवा दो, कंक्लूजन भी लिखवा दो, लेकिन बच्चा जब एग्जाम दे तो किससे पढ़े? बुक से पढ़ ले एक्टिविटी, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। इसलिए बुक साथ में होनी जरूरी होती है हमेशा पढ़ाई करते टाइम। ठीक है, लिख लिया ये? हाँ, ये सेल वाला बना लो पहले कि ऐसी होती है ऑनियन की सेल अंडर द माइक्रोस्कोप। अच्छा, और इसको अच्छे से लिख सकते हैं। हाँ जी, प्रिकॉशंस लिखो। इस एक्टिविटी के क्या प्रिकॉशंस लिखोगे बताना जरा। प्रिकॉशंस लिखो। प्रिकॉशंस तो वैसे एग्जाम में भी आते हैं, लिखो लिखो। ट्रांसफर द पील, प्रिकॉशंस लिखो इस एक्टिविटी को करते टाइम क्या प्रिकॉशंस रखने हैं। ट्रांसफर द पील स्लैश करके लिखो स्किन और ब्रैकेट में लिखो एपिडर्मिस। ट्रांसफर द पील स्लैश स्किन, ब्रैकेट में लिखो एपिडर्मिस, ब्रैकेट में लिखो एपिडर्मिस, EPIDERMES एपिडर्मिस। टू अ वॉच ग्लास कंटेनिंग वाटर, टू अ वॉच ग्लास कंटेनिंग वाटर, टू अ वॉच ग्लास कंटेनिंग वाटर। टू prevent the peel from getting folded or dried up, to prevent the peel from getting folded, the peel from getting folded and dried up, and dried up। ठीक है, जो तुम्हारी है गेटिंग फोल्डेड एंड ड्राइड अप। सेकेंड प्रिकॉशन लिखो क्या रहेगी इसमें। सेकेंड प्रिकॉशन आपकी क्या रहेगी, लिखो। While putting cover slip on a glass slide, while putting cover slip over the sample लिख लो। While putting cover slip over the sample तो वॉच क्लास वाला हो गया ना, पानी का इंपॉर्टेंस एक में बता दिया, दोनों में बता दो, एक ही बात है। क्या लिखा है? While putting cover slip on the sample, avoid air bubble formation, avoid air bubble formation। हाँ यार लिख दो, टू अवॉइड एयर बबल्स, टू अवॉइड एयर बबल्स, टू अवॉइड एयर बबल्स। ठीक है, डन। तो इसके साथ फर्स्ट एक्टिविटी समझ में आ गई है हमें कि एपिडर्मिस की जो सेल्स हैं वो ऐसी दिख रही हैं। अच्छा, ये लिविंग सेल है या डेड सेल है? ये वाली तो लिविंग है, और जो उसने करी थी रॉबर्ट हुक ने वो डेड थी। ये बताओ जरा। फिर तुम्हारी एनसीईआरटी में एक सवाल पूछा हुआ है कि 2 प्याज हैं, एक बड़े साइज की एक छोटे साइज की, क्या इनकी सेल्स में भी कुछ फर्क होगा? क्या बड़े प्याज की जो सेल्स हैं वो बड़े साइज की होंगी, छोटे प्याज हैं जो उसकी सेल्स छोटी छोटी होंगी? नहीं, है ना, ऐसा नहीं है। इर्रिस्पेक्टिव ऑफ साइज, चाहे तुम्हारी ऑनियन बड़ी हो चाहे छोटी हो, जो इनकी सेल्स, जो पील का तुमने किस चीज की सेल्स स्टडी करनी है, वही जो पीछे करके आए हो मैम, जो एपिडर्मिस की सेल्स है ना, उनका साइज क्या रहेगा? सेम रहेगा। लिख लो इसको, एक पॉइंट ये लिख लो। हाँ वो तो हो गई, नंबर कम हो सकता है बट साइज पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लिखो
एक बना लो चाहे ऐसा डायग्राम, क्योंकि बना लो, प्याज बनाना तो आसानी है, बना लो एक बड़ा प्याज और एक चुटकू सा बना लो, बस फिर ज्यादा लिखना नहीं पड़ेगा ना हमें, ऐसे काम चल जाएगा। अंडरस्टूड है तुम्हें कि हाँ भाई छोटे बड़े की बात हो रही है। ये है अपना लार्ज साइज्ड ऑनियन बल्ब और ये है अपना स्मॉल साइज्ड ऑनियन बल्ब। अब इसके नीचे लिख लो एक पॉइंट, लार्ज साइज्ड ऑनियन बल्ब और स्मॉल साइज्ड ऑनियन बल्ब। लिखो the cells of the onion peel, the cells of the onion peel will all look the same, will all look the same irrespective of the size of the onion. The cells of the onion peel will all look the same, will all look the same irrespective of the size of onion bulb, irrespective of the size of onion bulb. बल्ब का जो साइज है वो मैटर नहीं करता, बड़ी हो चाहे छोटी हो, इन दोनों की सेल्स अगर स्टडी करोगे ना एपिडर्मिस की, तो वही सेम साइज मिलेगा दोनों में, ठीक है। ये बात बतानी थी। चलो अब तुम्हारी बुक में ना कुछ वो दिए हैं, साइंटिस्ट, उनकी डिस्कवरी और उनका ईयर, इंपॉर्टेंट है, याद करने हैं, ठीक है। एक टेबल की फॉर्म में लिख लो ताकि जल्दी याद हो जाए। हाँ जी, साइंटिस्ट है, कौन से ईयर में क्या डिस्कवरी करी है, वो सब लिख लो। इसलिए एक टेबल बना लेते हैं, क्योंकि अगर वैसे लिखेंगे स्कैटर्ड फॉर्म में तो दिक्कत होगी याद करने में। रॉबर्ट हुक के बारे में तो पढ़ ही लिया है, रॉबर्ट हुकी ने क्या किया था, हुक है हुकी है हुक, रॉबर्ट हुक, ठीक है। ईयर इधर लिख लो 1665। क्या किया है, डिस्कवर्ड डेड सेल फ्रॉम कॉर्क, इन्होंने कॉर्क से डेड सेल की डिस्कवरी करी है, इन्होंने कॉर्क में से क्या किया है, डेड सेल की डिस्कवरी करी है। हाँ जी लिखो, रॉबर्ट हुक। ठीक है, चलो सेकंड अपने साइंटिस्ट लिखो तुम, जिन्होंने लिविंग सेल की डिस्कवरी करी है। कौन है, एंटोनी वान ल्यूवेनहुक। नाम थोड़े से मुश्किल लगेंगे बट करना तो पड़ेगा। 1674, इन द ईयर 1674, कितने साल बाद रॉबर्ट हुक से, हाँ जी रॉबर्ट हुक से कितने साल बाद इन्होंने क्या किया, डिस्कवरी करी है, 9 साल बाद इन्होंने लिविंग सेल डिस्कवर करी है। ही डिस्कवर्ड लिविंग सेल, किसमें से, पॉन्ड वाटर में से। ही डिस्कवर्ड लिविंग सेल फ्रॉम पॉन्ड वाटर। देखो कितना टाइम लगा है मैम, इतने साल तक क्या कर रहे थे साइंटिस्ट। एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक, एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक, ही डिस्कवर्ड लिविंग सेल, कहाँ से, पॉन्ड वाटर में से। नेक्स्ट रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट हुक का भाई, वो हुक है, ये ब्राउन है। 1831, यही क्यों लिख देती हूँ, हाँ जी कौन सा ईयर है, अभी याद करवाती हूँ, अभी सारा याद करके, याद तो करना ही पड़ेगा। 1931, ही डिस्कवर्ड व्हाट, न्यूक्लियस, ही डिस्कवर्ड न्यूक्लियस। फिर बीच में बार बार डिस्कवरी नहीं लिखवाऊंगी कि इसने ये कर दिया था डिस्कवर, इसने ये कर दिया था, एक बार लिख लो, क्योंकि ये नो मोर में दिया हुआ है बुक में और ये पूछ लेते हैं एग्जाम में। लास्ट साइंटिस्ट है पुरकिंजे, है ये कैसा नाम है, पुरकिंजे। 1839, 1839, इसके 8 साल बाद इन्होंने क्या डिस्कवर किया है, ही डिस्कवर्ड प्रोटोप्लाज्म, ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। ही डिस्कवर्ड प्रोटोप्लाज्म। मैम प्रोटोप्लाज्म क्या होता है,
ये फ्लूइड होता है जितना भी अपने सेल के अंदर प्रेजेंट है, फ्लूइड सब्सटेंस प्रेजेंट इन द सेल। प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? फ्लूइड सब्सटेंस प्रेजेंट इन द सेल। जब कोई चैप्टर शुरू होता है ना, जब हम क्लास में उसको पढ़ रहे होते हैं तो हमें लगता है कितना स्लो पढ़ रहे हैं, कब पूरा होगा चैप्टर, और जब चैप्टर खत्म हो जाता है अच्छा खत्म भी हो गया, याद तो हुआ नहीं लेकिन। तो क्लास में जब बैठे हो ना तुम्हें स्लो लग रहा है, उसको साथ साथ निपटाओ पढ़ के। चलो हाँ जी, रॉबर्ट हुक 1665 डिस्कवर्ड डेड सेल, किससे? कॉर्क में से। उसके 9 साल बाद एंटोनी वान लीवेनहॉक, एक दूसरे साइंटिस्ट है, 9 साल बाद मतलब 1674 में उन्होंने क्या डिस्कवर किया है? मैम उन्होंने डिस्कवर करी है एक लिविंग सेल पॉन्ड वाटर में से, ठीक है, पॉन्ड वाटर। उसके बाद रॉबर्ट ब्राउन ने किस चीज की डिस्कवरी करी है बच्चों? रॉबर्ट हुक और ब्राउन में कंफ्यूज नहीं होना। रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवरी करी है मैम न्यूक्लियस की। तुम्हें पता है न्यूक्लियस क्या होता है? मैम पढ़ लेंगे अभी। ये सेल है और सेल के सेंटर में मैम मास्टर ऑफ सेल कहलाता है। न्यूक्लियस क्या होता है बच्चों? मास्टर ऑफ सेल। सब कुछ सेल का यही तो कंट्रोल करता है, सारी सेल डिवीजन मल्टीप्लाई करवाना, वो सारा काम इसी का होता है, मास्टर है, ठीक है, इसी के हाथ में सब कुछ होता है। तो रॉबर्ट ब्राउन ने करी है डिस्कवरी न्यूक्लियस की। और लास्ट है पुरकिंजे। पुरकिंजे ने क्या डिस्कवरी करी है? इसके 8 साल बाद 1831 के 8 साल बाद 1839 में क्या डिस्कवरी करी है? प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? प्रोटोप्लाज्म होता है फ्लूइड पार्ट, एक सेल के अंदर जितना भी लिक्विड प्रेजेंट है उस फ्लूइड में सब कुछ प्रेजेंट है। देखो ये प्रोटोप्लाज्म है ना, जो इस प्रोटोप्लाज्म में क्या क्या आएगा बताना जरा तुम मुझे। इस प्रोटोप्लाज्म में आएगा मैम, वैसे प्रोटोप्लाज्म की एक बहुत गहरी डेफिनेशन होती है बट वो शायद मुझे नहीं लगता तुम्हें समझ में आएगी। इसके अंदर एक तो ये आता है साइटोप्लाज्म, एक न्यूक्लियस के अंदर जो फ्लूइड होता है ना न्यूक्लियोप्लाज्म, वो भी आता है इसके अंदर, वो दोनों आते हैं इसके अंदर, ठीक है। मतलब बहुत टेक्निकलिटी में जाओगे तो है ये, अदरवाइज ठीक है, इतना बहुत है कि एक सेल के अंदर जितना भी फ्लूइड सब्सटेंस होता है तो 2 फ्लूइड होते हैं, एक तो साइटोप्लाज्म होता है और एक न्यूक्लियस के पास अपना न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, उन दोनों को मिला के प्रोटोप्लाज्म कहते हैं, ठीक है। बट इतना टेक्निकलिटी में जाने की जरूरत नहीं है, इतना नाम भी साइंटिस्ट के याद हो जाएंगे तो बहुत बड़ी बात है, ठीक है। डन, याद हो गए? अब सुना दो इसी बात पे। चलो हाँ जी, 1665 में किसने क्या डिस्कवरी करी है? रॉबर्ट हुक ने क्या करी है? किससे? कॉर्क से। हाँ जी आरुष। फिर उसके 9 साल बाद 1674 में किसने क्या किया है? एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक लिविंग सेल को डिस्कवर किया था, किसमें से? पॉन्ड वाटर में से, ठीक है, ठीक है। अरिहंत आप बताओ। फिर उसके 1831 ने किसने क्या डिस्कवर किया है? न्यूक्लियस की डिस्कवरी करी। हाँ जी निवान। फिर उसके बाद उसके 8 साल बाद 1839 में पुरकिंजे, पुरकिंजी नहीं, ये थोड़ी देर में कहना गंजी है ना, पुरकिंजे। पुरकिंजे ने क्या डिस्कवर किया है? प्रोटोप्लाज्म, जितना भी लिक्विड कंटेंट होता है, फ्लूइड कंटेंट होता है किसी सेल के अंदर, वो उसने डिस्कवर किया है। हाँ जी, अब आ जाओ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज पे, इसमें भी 2 साइंटिस्ट हैं, नाम याद करने हैं। सेल थियरी, 2 महान इंसान है, दोनों का नाम एक जैसा ही है, श्लाइडेन एंड श्वान, लेकिन दोनों भाई भाई नहीं है, ना ही एक कंट्री के हैं, दोनों अलग अलग कंट्री के हैं, दोनों की एक्सपर्टीज भी अलग अलग है। इसने 1838 में करी थी डिस्कवरी, इसमें 1839 में करी थी। भाई की स्टडी होती थी प्लांट्स के ऊपर, ये एनिमल्स के ऊपर स्टडी कर रहे थे। दोनों अलग अलग जगह पे अलग अलग साल में दोनों ने डिस्कवरी करी है। कई बार बच्चों को लगता है कि चीटिंग कर ली होगी एक दूसरे की, क्योंकि ये पहले वो थे जिन्होंने ये चीज बताई थी कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं दुनिया में वो किससे बने हुए हैं? सेल से। ये पहले थे जिन्होंने इस चीज को किस फॉर्म में दिया था? एक थ्योरी की फॉर्म में दिया था। तुम देखो मैम ये तो बहुत लेट है ना, डेड सेल देखो 1665 में डिस्कवर हुई, लिविंग सेल 1675 में डिस्कवर हुई, तब तक बीच में क्या कर रहे थे? बीच में रिसर्च चल रही थी, बट ये पहले थे जिन्होंने बिल्कुल प्रूफ करके दिया था कि भाई हाँ हम बोलते हैं, हम सही बात बोलते हैं, हम एक थ्योरी देते हैं। तो इनकी थ्योरी में क्या पॉइंट है? पहला इन्होंने ये बोला था ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल। जितने भी इस दुनिया जहान के लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं सब सेल से मिलके बने हैं। तो इन दोनों ने देखो अलग अलग टाइप की स्टडी थी दोनों की, एक ने प्लांट पे स्टडी करी है, एक ने एनिमल पे। तो तुम ये भी नहीं कह सकते चीटिंग करी है एक दूसरे की, चीटिंग तो नहीं करी। तो ये पहला सेल थ्योरी का पॉइंट है,
ठीक है, इसी का मतलब क्या है, इसी का मतलब ये है बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। तो तुम्हें एग्जाम में आएगा सेल थ्योरी किसने प्रपोज करी और उसके वो लिखो पॉइंट्स, है ना, क्या उन्होंने बताया उस चीज में। तो पहला पॉइंट तो यही है कि सेल इज अ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। किसने बताया था, श्लेडेन, है ना, और स्वान। स्वान क्या होता है, स्वान, व्हाट इज स्वान, है मुर्गी हाँ, क्या हंस, जानवर होता है ना, या पेड़ है, पक्षी है ना। इससे याद रखना है कि जो स्वान है वो किस पे स्टडी करी थी उसने, याद बता रही हूँ कैसे रखना है, क्योंकि दिमाग से कब उड़ जाए पता नहीं। पक्षी है ना वो, तो स्वान ने किस पे स्टडीज करी थी, एनिमल्स पे। ठीक है, पता चला लिखा है श्लाइडेन ने एनिमल्स पे करी थी, स्वान प्लांट्स में घुस गया था, है ना। पेपर तक जाते जाते कौन किस में मिक्स होगा कुछ पता नहीं, तो थोड़ा सा अपने दिमाग में मेमोरी बना के रखो। ठीक है, एक दूसरा पॉइंट, एक भाई आया फिर, देखो इन्होंने दोनों ने लिख लिया था क्या, एक ने स्टडी करी प्लांट्स पे, एक ने स्टडी करी एनिमल्स पे, और उन्होंने ये बता दिया कि दुनिया जहान के जितने लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं सब किससे मिलके बने हैं, सेल से। एक इनका गुरु आया थोड़े सालों बाद, ये कितने साल में दी थी इन्होंने, 38 और 39। देखो एक बंदा आया रुडोल्फ विर्चो, देखो नाम इनके मैंने नहीं रखे हैं, इनकी मम्मियों ने रखे हैं, तो उन्हें पता है। रुडोल्फ विर्चो 1855। सोचो कितने कितने साल में उठ के आ रहे हैं, कहाँ रहते हैं, रिसर्च चलती रहती है, जब तक कोई प्रूफ ना अच्छा मिल जाए तब तक ये नहीं कि बस रात दिन अगले दिन ही लॉन्च कर दिया जी। ये दूसरा पॉइंट है ना, पहले स्टडी करनी पड़ती है कई कई साल तक, फिर आप बता पाते हो, प्रपोज कर पाते हो कि ये बात है ना। इन्होंने क्या बताया था, 1854 तक लोगों को ये नहीं पता था कि नई सेल कहाँ से आती है, इन्होंने उसको रिजॉल्व किया था। देखो लोगों को कैसे आती होगी नई सेल, अगर तुम्हें कोई आइडिया नहीं है नई सेल, अब तो पता है कि मैम जो नई सेल बनती है वो किससे बनती है, ये मेरी मैम पुरानी सेल है और इसी से बनती है क्या बच्चों, जो पुरानी सेल होती है उसको क्या बोलते हैं मैम, उसको बोलते हैं प्री एग्जिस्टिंग सेल। और ये कैसी सेल है, ये नई सेल है। तो इस बंदे ने बताया था, रुडोल्फ विर्चो ने। ठीक है, 1855 में, सोचो कितने कहाँ से चले आ रहे हैं, 1665 में डिस्कवरी स्टार्ट हुई थी और इतने साल लग गए ये चीज बताने में। क्यों, क्योंकि रिसर्च करनी पड़ती है, हवाई बातें नहीं होती हैं साइंस में। क्या करना पड़ता है, हवाई होती हैं, हवाई होती हैं, क्या होती हैं मैम, सब कुछ रिसर्च बेस्ड होता है, सारे एक्सपेरिमेंट्स करके देखने पड़ते हैं। हाँ जी, इन्होंने क्या बताया था, न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। ठीक है, प्री एग्जिस्टिंग मतलब ओल्ड सेल्स, पुरानी सेल से ही क्या बनेगा, पुरानी सेल से ही बनेगा अपना नया सेल। तो ये इन्होंने बताया। तो ये सेल थ्योरी के दोनों पॉइंट्स हैं, अगर एग्जाम में आएगा तो दोनों लिख के आने हैं। ठीक है, अगर एग्जाम में आएगा तो दोनों लिख के आने हैं, ये नहीं कि एक लिख के भागा है। हाँ जी बताओ, सेल थ्योरी क्या है, बोलो जल्दी, एक सेकेंड मेरे पास एक है। पहला पॉइंट ये है मैम सेल थियरी का कि हर एक जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो मिलकर बना है किससे, सेल से। और दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट मैम दिया था किसने, किसने दिया था, रुडोल्फ विर्चो ने, है ना। साइंटिस्ट के नाम देखो थोड़े मुश्किल तो लगते हैं, देखो कोई भी सब्जेक्ट हो तुम्हारा, चाहे तुम्हारा मैथ्स ही क्यों ना हो, है ना, तुम्हें एक मेमोरी बनानी पड़ती है। देखते हो मैथ्स में कितने फॉर्मूले होते हैं, कहते हैं मैथ्स तो लॉजिकल होता है, मैथ्स लॉजिकल होता है, एक पैटर्न होता है हर चीज़ का, लेकिन फॉर्मूले तो वहाँ भी याद रखने पड़ेंगे ना बेटा। क्या क्या याद रखते हो मैथ्स में, सारे याद रखते हैं मैम, बहुत कुछ याद करने का वहाँ भी है कि नहीं, यहाँ भी है। ठीक है, यहाँ मुझे लगता है कम है। ठीक है, अभी जैसे कॉम्पिटिशन्स की तैयारी स्टार्ट करोगे ना किसी क्लास में, हायर क्लासेस में जाके, तो फिर देखना दिमाग का क्या होता है, दिमाग एक स्टोर रूम जैसा बन जाता है, रोज रोज इतनी इन्फॉर्मेशन स्टोर स्टोर स्टोर। ठीक है, सेल थ्योरी क्लियर है। सेल थ्योरी में कौन कौन से साइंटिस्ट हैं, श्लाइडेन 1838, स्वान 1839 और लास्ट है अपना रुडोल्फ विर्चो 1855। तो आज काफी ईयर्स भी पढ़ लिए हमने और काफी साइंटिस्ट भी पढ़ लिए हैं, हिस्ट्री पढ़ रहे थे। हाँ, अब तुम्हें ये चीज क्लियर है कि मैम दुनिया जहान के सारे ऑर्गेनिजम्स किससे मिलके बने हैं, सेल से। कितने टाइप के ऑर्गेनिज्म है, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स
बेस्ड ऑन सेल्स, अब ये पढ़ लेते हैं। टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स बेस्ड ऑन नंबर ऑफ सेल्स। हाँ जी बताइए जरा, है ना मैम? कुछ होते हैं यूनिसेलुलर। यूनी का क्या मतलब है बच्चों? यूनी का मतलब होता है मैम सिंगल। वो ऑर्गेनिज्म जो एक सेल से मिलके बने। और मल्टी सेलुलर में कौन आते हैं? मल्टी सेलुलर में मैम आते हैं वो ऑर्गेनिज्म जो बहुत सारे सेल से मिलके बने हैं। क्या सारी सेल एक जैसी होंगी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। लिखो, ऑर्गेनिजम्स मेड अप ऑफ, ये एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है यहां पर, सिंगल सेल। वो ऑर्गेनिजम्स जो एक सिंगल सेल से मिलकर बनते हैं उनको हम लोग बोलते हैं क्या? उनको हम लोग बोलते हैं मैम यूनिसेलुलर। मैं यहाँ क्यों लिखवा रही हूँ मैम? हमें तो आता ही है। मैं इसलिए लिखवा रही हूँ यहाँ पर, क्यों? क्योंकि एग्जाम्पल लिखवाने हैं मुझे, एग्जाम्पल बताने हैं मेन। ये तो तुम्हें पता ही है, सिंगल और ये, ठीक है। हाँ जी, दूसरी तरफ लिखिए, ऑर्गेनिजम्स मेड अप ऑफ क्या? मैनी एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स। सेल बहुत होंगे और सारी अलग अलग टाइप की होंगी, दो अलग अलग बातें हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स। हाँ जी, मैनी और डिफरेंट में क्या फर्क है? एक ही बात है क्या? मैनी का मतलब बहुत सारे नंबर में, और डिफरेंट का मतलब है सारी सेल्स अलग अलग है। ये नहीं कि एक जैसी सेल है सारी, बहुत सारी हैं लेकिन सारी एक जैसी हैं, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखनी है कि सारी जो अपनी सेल्स हैं वो अलग अलग हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम अलग अलग होंगी, और वो बहुत सारी होंगी। एग्जाम्पल्स आर इंपॉर्टेंट। बताओ जरा, यूनिसेलुलर का एग्जाम्पल बताओ कोई मुझे। एक मैम हमारा फेवरेट, हमारा भाई अमीबा। और बताओ, चलो एक और हमारा भाई पैरामीशियम। कौन? एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म नहीं, तो सबसे बड़ा अंडा है। हाँ बोल सकते हो कि हाँ भाई आ सकता है। और बताओ, ऑर्गेनिज्म और बताइए। बैक्टीरिया? बेटा वो सेल्स हैं, मैं ऑर्गेनिज्म पूछ रही हूँ। ऑर्गेनिज्म एक जीता जागता इंसान, इंसान मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म। जैसे अमीबा अकेली सेल एग्जिस्ट करती है, पैरामीशियम अकेली सेल एग्जिस्ट करती है, बैक्टीरिया। और एक है ईस्ट, है ना। ईस्ट किसके काम आती है? ब्रेड व्रेड बनाने के काम आती है ना, ब्रेड वाइन वगैरह ये सब, है ना। तो वो ये सारे यूनिसेलुलर है। अमीबा यूनिसेलुलर, पैरामीशियम यूनिसेलुलर। एक क्लेमाइडोमोनास भी होता है, बुक में दिया हुआ तो डरना मत। इस भाई का कुछ कंफर्म नहीं है, कभी इसको एल्गी में रख देते हैं, कभी प्रोटिस्टा में, ठीक है। इधर आओ जरा, इसमें कौन आएंगे मैम? इसमें सब आ जाएंगे। कौन? सारे प्लांट्स मैम, सारे एनिमल्स मैम। और बताओ, और कौन आते हैं इसमें? फंगी, सारी की सारी फंगस, किसको छोड़ के? एक्सेप्ट ईस्ट को छोड़ के सारी फंगस इसी में आती है, ठीक है। चलो तुम्हारी क्लास का टाइम हो गया।